पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स हमेशा बचकर निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लॉ से ऊपर हैं, लॉ से बढ़कर हैं, और जनरली लाइफ में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर तुम्हें एक चांस मिले कि तुम उन सारे क्रिमिनल्स को, उन पॉलिटिशियंस को, उन पावरफुल लोगों को जो भी क्राइम करके बच जाते हैं, उन्हें सज़ा दे सकते हो, तो क्या तुम उन्हें सज़ा दोगे या फिर नहीं दोगे? लेकिन हाँ या ना कहने से पहले उसकी कीमत सुन लो। तुम ये काम करते हो, तुम सोसाइटी का भला करते हो, सोसाइटी को एक बेहतर जगह बनाते हो, लेकिन उसके बदले में तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली मर जाती है और तुम पहुंच जाते हो नर्क में, जहां पर जाकर एक डेविल कहता है कि तुम्हें एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना होगा जहां पर 72 डीमंस के 72 लॉयर्स होते हैं और तुम्हें वहां पर compete करना होगा, एक दूसरे से लड़ना होगा। तो क्या तुम क्रिमिनल्स को सजा दोगे या फिर नहीं दोगे? दोपहर के 2 बजे एक कार क्रैश होता है जहां पर एक पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, और इसमें जो मेन विक्टिम था वो था प्रोसिक्यूटर इसाकू होंजो। और ये ऐसे क्रिमिनल्स के पीछे जाता है जो कि बहुत ही हीनस क्राइम्स करते थे। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था और बहुत सारे लोग इसे सपोर्ट भी करते थे क्योंकि सबसे घटिया क्रिमिनल्स को ये जेल में पहुंचाता था। और सबसे सैड बात ये थी, ये सब कुछ उसकी बेटी के बर्थडे के दिन हुआ था, और हर तरफ उसका एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था कि मैंने खुद अपने हाथों से डेविल को मारा है ताकि मैं एक नई दुनिया बना सकूं। लेकिन अब मरने के बाद उस प्रोसिक्यूटर की आंखें खुलती है और वो अपने सामने देखता है, वहां पर एक अजीब सी बिल्डिंग थी, हर तरफ आग ही आग थी। वहां पर अजीब से डीमन जैसे लोगों को यहाँ से वहां ले जा रहे थे। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई रुकने के लिए कह रहा था, कोई कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, कोई कहता है कि मेरी आंखें जल रही हैं। और उस टाइम पर वो सोचता है कि ये इनसेन है, नहीं ये कोई गलती नहीं हो सकती, मैं नर्क में पहुंच चुका हूँ, ये इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैंने अपनी सारी जिंदगी बिताई है कि मैं क्रिमिनल्स को इस दुनिया से हटा सकूं ताकि एक अच्छी दुनिया बना सकूं। वो अपनी मुट्ठी टाइट करता है और सोचता है कि यार मैंने तो आज तक कोई गलती भी नहीं की, मैंने अपनी सारी जिंदगी एक सही तरीके से जी थी, तो मैं नर्क में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? अब वो गुस्से से पागल होने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई गलती होगी। वो सोचता है कि मैं किसी सपने में हूँ और अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, और वो अब भी एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था कि मैंने हजारों क्रिमिनल्स को जेल में भेजा है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? लेकिन तभी वहाँ आसमान से बहुत सारे गन बैरल्स उसकी तरफ आते हैं और गोलियां चलाने लग जाते हैं। और इस टाइम पर वो यही सोच रहा था कि यार जब सब कुछ फाइनली ठीक हो रहा था, मैं अपने परिवार में खुश था, मैं अपना काम ढंग से कर रहा था, दुनिया एक अच्छी जगह बन रही थी, तभी ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और बिल्कुल एंड टाइम पर वो पीछे देखता है और उस टाइम पर वो गोलियों से बच जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनोयंस में ऊपर देखता है कि ये कौन है और आखिरकार हो क्या रहा है। वहां पर एक बुढ़िया थी और उसके चारों तरफ गन्स ही गन्स थी, और वो हैरान हो जाते कि ये क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे जमीन से एक बड़ा सा हाथ आता है और कोई कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, द डेविल्स एडवोकेट। ये वो इसे कहता और वो बहुत ही जाइगेंटिक मॉन्स्टर होता है। और इस टाइम पर वो प्रोसिक्यूटर बस ये सोच रहा था कि ये इतना ज्यादा बड़ा है, इसकी अपीयरेंस इतनी ज्यादा बेकार है, ये पक्का एक डेविल होगा। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा होता है कि उसके साथ अजीब से कुछ सांप भी जुड़े होते हैं, बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। लेकिन अब भी हमें उसका पूरा शरीर नहीं दिखाया जाता, और वो बस उस प्रोसिक्यूटर को एक बात कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले हो, इसका मतलब तुमने अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं किया है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है, तुम में से जो खुशबू आ रही है वो एक ऐसे इंसान से नहीं आती जो कि यहाँ पर पाप कर आया हो, तुम में से जस्टिस की स्मेल आ रही है। और वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि ऑब्वियसली मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो नर्क में आता है, मैं एक लॉयर था, एक प्रोसिक्यूटर जो कि क्रिमिनल्स को जज करता था। और उस टाइम पर वो डेविल कहता है कि ओ तो तुम वो मॉर्टल थे जिसे जस्टिस की समझ है, क्योंकि इविल को हटाना पहला स्टेप होता है एक ट्रू जस्टिस के लिए। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं अर्ल ऑफ जस्टिस हूँ, और अपना नाम बताता है एंड्रोमिलस। मैं सोलोमन के 72 पिलर्स में से एक हूँ जो कि तुम्हें पसंद करते हैं, और मैं जस्टिस को प्यार करता हूँ और उसे अपहोल्ड करना पसंद करता हूँ, और यही मेरा काम है। और इस टाइम पर वो प्रोसिक्यूटर खुश हो ही रहा था कि ये अर्ल ऑफ जस्टिस है, ये एक ऐसा डेविल लग रहा है जो कि थोड़ा बहुत रीजनेबल होगा, तो शायद मैं इससे बात कर पाऊंगा। उसके चेहरे पर स्माइल आती है। इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता, एंड्रोमिलस अपनी बिल्कुल टोन चेंज कर लेता है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर सोच रहा था कि अगर अपने कार्ड्स को राइट प्ले करूंगा तो मैं इससे शायद कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा पाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ उसका मूड बिल्कुल चेंज हो चुका था, और वो कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा घिन आती है जिन्हें ये नहीं पता कि आखिरकार जस्टिस होता क्या है।
तुम्हारे पास कोई हक नहीं है ये डिफाइन करने का कि आखिरकार इविल होता क्या है। और वो प्रोसिक्यूटर हैरान हो जाता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे। और वो अपना मुंह खोलता है और वो इतना बड़ा होता है कि वेल भी उसके सामने छोटी लगेगी। और वो कहता है कि मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा और तुम कुछ नहीं बस एक डेविल्स एडवोकेट हो। लेकिन तभी ऊपर से एक 3 हेडेड डॉग आता है जिसके विंग्स होते, बहुत ही अजीब सा क्रीचर होता है और उसके कंधे में काट लेता है। एंड्रोमेलस दर्द से चीखता और देखता है कि ये कौन है। और इस 3 हेडेड डॉग के ऊपर जो बैठ कर आया था वो कहता है, अरे एंड्रोमेलस तुम क्या कर रहे हो, तुम इस इंसान को पहले ही मारना चाहते हो, मैं इतनी मुश्किल से तो इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। और जो ये नया डेविल आया था वो एंड्रोमेलस को कहता है कि तुम बहुत ही, वैसे एक बात बताओ कि अगर कोई डेविल एक बुरे इंसान को पनिश करता है तो अच्छा डेविल है या फिर बुरा डेविल है? खैर छोड़ो, मुझे नहीं पता कि इन कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ प्ले कैसे करते हैं। और उसके बाद वो नया डेविल सीधा प्रोसिक्यूटर के पास जाता और उसे कहता है कि अरे बढ़िया हुआ, इसीलिए मुझे ऐसे डेविल से डील करना पसंद नहीं है जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती। और उसके बाद वो एंड्रोमेलस को कहता है कि तुम्हें डील पता है ना कि एक एडवोकेट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मार देना रूल्स के खिलाफ है, मिलेनियल फेस्टिवल के रूल्स, याद है ना? और ये देखकर एंड्रोमेलस थोड़ा सा पीछे हट जाता और उसे लगता है कि यार मेरी चोरी पकड़ी गई। और वहां पर वो दूसरा डेविल उसे कहता है कि अपने कैरेक्टर में रहो, तुम ही कहते हो ना कि जस्टिस जरूरी है, तो तुम रूल्स को नहीं तोड़ सकते और मैंने कितनी मुश्किल से इसे यहाँ पर बुलाया है। और उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर की तरफ देखता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसाकू कि तुम यहाँ पर आए हो, और हाँ मैं माफी मांगता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर वेट करना पड़ा। लेकिन इसाकू वो प्रोसिक्यूटर अभी भी गुस्सा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, अब क्या तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और वो नया डेविल कहता है कि अरे हाँ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया, मेरा नाम है ब्यून, ये डेविल ऑफ जस्टिस था और मैं हूँ डेविल ऑफ एलिकेंस। मेरा नाम है ब्यून द डेविल ऑफ एलिक्वेंस, मैं सोलोमन के 72 पिलर्स में से एक हूँ और मैं ही वो डेविल हूँ जिसने तुम्हें इस नर्क में इनवाइट किया है। और वो इसाकू उस प्रोसिक्यूटर को कहता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। और इसी टाइम पर एंड्रोमेलस अपने दांत टाइट कर रहा था जैसे वो अटैक करने वाला है, लेकिन तभी ब्यून का जो 3 हेडेड डॉग होता है वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ब्यून अपनी बातचीत उस प्रोसिक्यूटर के साथ कंटिन्यू करता है और कहता है कि तुम्हारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि तुम्हारे जैसा एक लॉयर, एक प्रोसिक्यूटर जो कि चैंपियन है जस्टिस का, आखिरकार वो नर्क में क्यों आ गया है और इस ब्लॉकहेड डेविल ने तुम पर अटैक क्यों किया था? लेकिन तभी वो एंड्रोमेलस अपने आप को छुड़ाता है और ऊपर जंप करता है। और उस टाइम पर जो उसके साथ जो बुढ़िया आई थी वो उसे कहता है कि इससे पहले कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए ज़ुकोवा उसे मार दो। और वो बुढ़िया वहां पर बहुत सारी गोलियां चलाने लग जाती है, हर जगह तबाही मच जाती है, लेकिन वो अचानक से रुकती है और वो बुढ़िया और एंड्रोमेलस दोनों ही नीचे बहुत ही अनोयंस में देखते हैं क्योंकि वहां पर ब्यून ने एक बड़ा सर्कल बना लिया था। और इस टाइम पर एंड्रोमेलस अपने मन में सोच रहा था कि यार दुनिया के सबसे घटिया डेविल को ही इस मिलेनियल फेस्टिवल को ज्वाइन करना था, ये पार्टिसिपेट आखिरकार कर क्यों रहा है? मैंने सुना था कि ये गायब हो गया था जब ये बाल से हार गया था। अब याद रखना बाल कोई और है, ये ब्यून है, और जो ये दाढ़ी वाला इंसान है ये है एंड्रोमेलस। लेकिन उसके बाद ये भी सोचता है कि वो इंसान, उसके अंदर से सेंट ऑफ जस्टिस तो आ रही थी लेकिन उसके अलावा बस एक नॉर्मल बुरा इंसान है और ज्यादा कुछ है ही नहीं। और एंड्रोमेलस को लग रहा था कि उस इंसान ने इसकी बेइज्जती की है और वो मनी मन कसम खाता है कि मैं बदला जरूर लूंगा। और अब उस बड़ी सी बॉल के अंदर ब्यून था और वो प्रोसिक्यूटर था और वो कहता है कि अब बातें शुरू करते हैं और तुम्हें समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो पहले उसके बारे में बात करता है कि तुम्हारा नाम है इसाकू होंजू, 38 ईयर्स ओल्ड, और तुम्हारा प्रोफेशन है एक प्रोसिक्यूटर और तुम्हारा करियर काफी इंप्रेसिव रहा है। लेकिन इसके बाद जो वो रिवील करता है वो उसकी जिंदगी की सच्चाई थी। वो कहता है कि जब तुम स्टूडेंट थे तो तुम्हारी एक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी जिसे किसी ने जान से मार दिया था और भी बहुत कुछ गलत किया था और उस केस में कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया था और वो केस बस ऐसे ही पड़ा रहा और उसके बाद क्लोज हो गया था। और तुम एक प्रोसिक्यूटर, एक लॉयर इसीलिए बने थे क्योंकि तुमने कसम खाई थी कि तुम अपनी दोस्त का बदला लोगे और ऐसे ही गलत काम करने वालों को तुमने कोई दया नहीं दिखाई। तुमने उनके साथ उतना ही गलत किया जितना उन्होंने
बाकी लड़कियों के साथ किया था और इसी वजह से तुम काफी फेमस प्रोसिक्यूटर बन गए थे। लेकिन वो प्रोसिक्यूटर उसका गला पकड़ता और कहता है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करना, और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कुछ पता है तो क्या तुम ही वो हो जो मुझे यहाँ पर लेकर आया है इस नर्क में जहाँ पर आना मैं डिजर्व नहीं करता? और आखिरकार अगर मुझे यहाँ पर लेकर आना था तो तुमने मेरी वाइफ और मेरी डॉटर को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया? लेकिन ब्यून अब भी हंसते हुए उसे कहता है कि ओ तो तुम पहले क्रिमिनल्स के पीछे जाते थे, अब क्या तुम डेविल्स को हंट करोगे? लेकिन अगर डेविल्स को मारना है तो एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा जिससे तुम एक होली नाइट बन जाओगे, ना कि एक प्रोसिक्यूटर। तभी जमीन में से अजीब से टेंटिकल्स निकलते हैं और होंजू को जमीन पर बांध देते हैं और ब्यून कहता है कि मैं डेविल ऑफ एलिक्वेंस हूँ और मुझे बोलते वक्त कोई डिस्टर्ब करे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम वैसे भी पहले से ही मरने वाले थे, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग किया है, मैं बस तुम्हें यहाँ पर ले आया था एक डेविल्स एडवोकेट की तरह। और इस टाइम पर होंजू बहुत ज्यादा अनॉयड होता और वो कहता है कि बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह जो कि उस एंड्रोमेलस डेविल के साथ लड़ रही थी, तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साइड में खड़ा होकर लड़ूं? आखिरकार मैं तुम्हारी एक भी बात क्यों सुनूं? तुम वो इंसान हो जिसने मुझे और मेरी परिवार को मारा है। और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक स्माइल आने लगती है और कहता है कि क्यों? वेल क्योंकि तुम्हारे पास ये एक इकलौता चांस होगा जिससे तुम अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर पाओगे। अगर तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी वापस लाई जा सकती है, तुम दोबारा से उसी दुनिया में पहुंच जाओगे जहां पर तुम थे, बिल्कुल ठीक। और ये सुनकर वो प्रोसिक्यूटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता और पूछता है क्या ये बातें सच हैं? और अब एक मैनेजिंग स्माइल के साथ ब्यून कहता है कि अब तुम या तो मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, या फिर तुम दूसरे डेविल्स के हाथों मारे जा सकते हो। तुम्हें यहाँ पर आए हुए 10 सेकंड नहीं हुए थे, एक डेविल ने तुम पर अटैक कर दिया था और मेरे बिना तुम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। और ब्यून उसे कहता है कि तुम मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट को क्यों नहीं सुनते डिसाइड करने से पहले? क्या तुमने कभी भी सोलोमन के बारे में सुना है? बाइबल अगर तुमने कभी पढ़ी हो तो उसके पास एक ऐसी रिंग थी जिसमें एब्सोल्यूट पावर थी जो किसी भी चीज को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, तबाह कर सकती है। लेकिन अब तुम यकीन करो या फिर ना करो, वो प्रेशियस रिंग टुकड़ों में टूट गई थी और उसका एक एक टुकड़ा मिला था 72 डेविल्स को, फेयर एंड स्क्वायर। एब्सोल्यूट पावर के 72 फ्रेगमेंट्स हुए और वो 72 डेविल्स को मिल गए और उसकी वजह से यहाँ पर एक वायलेंट स्ट्रगल शुरू हो गया था कि किसको पूरी रिंग मिलेगी। ये सारे डेविल्स एक दूसरे से लड़ रहे थे ताकि वो सारे फ्रेगमेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर सकें। लेकिन दिक्कत ये थी कि हम सब के सब इमॉर्टल है तो मर नहीं सकते, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता और बहुत ही लंबे टाइम तक चलता रहा। तो हमारे फेयर और इम्पार्शियल किंग ऑफ डेविल्स बाल ने कहा कि एक मिलेनियल फेस्टिवल रखते हैं जहां पर हर एक डेविल अपने उस रिंग के टुकड़े को दांव पर लगाएगा और जो जीतेगा वो सारे टुकड़े ले जाएगा। और रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं कि हमारी तरफ से एक हमारा डेविल्स एडवोकेट होगा जो हमारे लिए लड़ेगा और जो जीतेगा उसको सामने वाले डेविल का वो फ्रेगमेंट मिल जाएगा, सिंपल। और उसके बाद वो उसके पास आता, उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता है कि अगर तुम्हें वो फ्रेगमेंट मिल जाए तो तुम अपने परिवार को वापस ला सकते हो, दोबारा से जिंदा कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, तुम जो कुछ भी डिजायर करते हो सब कुछ पूरा हो सकता है। लेकिन वो प्रोसिक्यूटर अभी भी बहुत ज्यादा अनॉयड होता और कहता है कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरे पास कोई चॉइस है। लेकिन वो उसके मुंह पर हाथ रखता और उसे दूर कहता है और उसे पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों चूज किया। और ब्यून उसे कहता है कि अच्छा वो तो बस एक बहुत ही छोटा सा रीजन था। एक आदमी था जिसका नाम था सोलोमन, वो तुम्हें काफी पसंद करता था, बस यही रीजन था और कुछ नहीं। और जब प्रोसिक्यूटर का हाथ उस डेविल के मुंह पर था वो अचानक से अपनी जीभ बाहर निकालता है और चाटने लग जाता है, जिससे वो बहुत ही क्रीप आउट हो जाता है कि क्या कर रहे हो। और अब ब्यून उसे कहता है कि हैगलिंग बहुत हुई, अब मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओगे या फिर नहीं। वो अपना हाथ आगे करता, उसका हाथ ग्लो कर रहा था और उस टाइम पर उसके मन में चल रहा था कि कोई ना कोई क्लियर रीजन जरूर होगा कि इसने मुझे पसंद किया था और उस रीजन को ढूंढने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही होगा। उसके साथ हाथ मिलाता है और अब वो एनर्जी उसके अंदर फ्लो होने लग जाती है और उसके मन में एक डायलॉग चलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे डेविल्स एडवोकेट बनना ही होगा। और इस टाइम पर जब वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो रही थी, ब्यून उसे बताता है कि एक बार जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाएगा उसके बाद तुम एक नई
एबिलिटी मिलेगी जो कि डेविल की पावर से मिलेगी, लेकिन बेस्ड होगी तुम्हारी प्रीवियस लाइफ पर। और उसका हाथ अचानक से म्यूटेट होने लग जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर फ्लो करती है, वो दर्द से चीखने लगता है। और इसी के साथ ब्यून उसे बता रहा था कि तुम्हारी एबिलिटी बेस्ड होगी उस चीज पर जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा एफिशिएंट मानते हो। और उसका हाथ अजीब सा होने लग जाता है और उसके हाथ के अंदर से एक ब्लेड निकलता है। और ये देखकर ब्यून कहता है कि अच्छा, तो ये वेपन निकला है तुम्हारे हाथ से। और वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तुम एक प्रोसिक्यूटर थे, मुझे लगा था कि एक लीगल रोब या फिर एक लॉ की किताब कुछ बाहर निकल कर आएगी। और अब ब्यून स्माइल कर रहा था और कहता है कि आई गेस ये भी सही रहेगा क्योंकि तुम्हें लड़ना भी तो है। नाइस टू मीट यू डेविल्स एडवोकेट। और अब वो उस बॉल से बाहर निकल कर आ रहा है जो कि ब्यून ने बनाई थी, उसके अंदर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। वो बाहर बहुत ही स्माइल के साथ निकलता है, उसके अंदर एनर्जी फ्लो हो रही थी और उसके पीछे से उसका डेविल उसे देख रहा था। उसका हाथ अजीब हो चुका था लेकिन उसके अंदर से एक ब्लेड निकल रहा था। और अब वो अपनी टाई को थोड़ा लूज करता है क्योंकि उसे पता था कि अब उसे फाइट करना पड़ेगा। और वो सोचता है कि मरने के बाद भी मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ, आखिरकार मेरी जिंदगी में और मेरी किस्मत में क्या लिखा था। और वहीं दूसरी तरफ एंड्रोमेलस उसे कहता है कि फाइनली तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है ब्यून, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा क्योंकि अभी बस एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल सिनर है जिसने अभी तक अपनी एबिलिटीज को परफेक्ट नहीं किया है। और इसी के साथ वो बुढ़िया भी, जिसका नाम जुकोवा होता है, वो उस पर अटैक कर देती है। अब वो आगे लड़ने के लिए जाता है और पीछे से ब्यून उसे कहता है कि मिलेनियल फेस्टिवल में तुम्हारा ऑफिशियली स्वागत है, अब तुम एक पार्टिसिपेंट बन चुके हो। ऐसे फाइट करना जैसे तुम्हारी जिंदगी इस चीज पर डिपेंड करती है इसाकू। और इस टाइम पर वो इसाकू और वो प्रोसिक्यूटर ऊपर देख रहा था और सोचता है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी विश पूरी हो जाए, मेरा परिवार दोबारा से जिंदा हो जाए, और इस टाइम पर उसके माथे के आसपास गोलियां आ रही थी, वो उन्हें डॉज करता है, तो मुझे ये फाइट जीतनी ही होगी। लेकिन इस टाइम पर उसका इंटरनल डायलॉग चल रहा था कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में एक प्रोसिक्यूटर का जो क्रिमिनल्स को सजा देता था, और अब जब मैं एक डेविल्स एडवोकेट बन चुका हूं, तो क्या यही था जो भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा था। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, अगर भगवान के लिखे हुए उस किस्मत को भी मिटाना पड़े, मैं वो करूंगा। और इस टाइम पर उसकी फाइट शुरू हो जाती है, वो बार बार उस पर गोलियां चलाती है, उसे डॉज करता है, वो आगे पीछे भागता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, एक अटैक लैंड भी होता है, लेकिन वो दोबारा से रीजनरेट करने लग जाती है। और वो प्रोसिक्यूटर उसे कहता है कि बुढ़िया, आज तुझे मरना ही होगा, क्यों ना मैं तेरा दिमाग ठीक कर दूं। उसके बाद वो बार बार उस पर अटैक करता है और फाइनली वो एक अजीब से बॉल में बदल जाती है, और ऐसा बॉल जैसा ब्यून ने बनाया था बिल्कुल वैसा ही। और उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर उस बुढ़िया की पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती है। और अब ये दोनों ही जो डेविल्स एडवोकेट है वो वहां पर फाइट करेंगे। उस बुढ़िया की मेमोरीज में हमें ओल्ड सोवियत दिखाया जाता है जहां पर बर्फ पड़ रही थी और सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जंगली कुत्ते किसी चीज को खा रहे थे और हर तरफ लाल ही लाल रंग था। और कोई इंसान आपस में बात कर रहे होते, यार ये आवारा कुत्ते यहाँ पर शहर में क्या कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ है भी नहीं। और दूसरा इंसान कहता है, क्या तुमने अभी तक वो रूमर्स नहीं सुने, कल यहाँ पर सुना था कि यहाँ पर एक इंसान का हाथ मिला था और वो पागल जंगली कुत्ते उन्हें खा रहे थे। ये कितना हॉरिफाइंग सीन था कि कोई इंसान के हाथ पैर काट कर कुत्तों को खिला रहा है, कितना हॉरिफाइंग सीन है ये। और तो और मुझे सुनने को ये भी मिला है कि अभी तक भी वो क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया है, वो अभी भी खुला घूम रहा है। और उसके बाद नीली सफेद बर्फ पर हमें खून दिखाई देता और किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वहां पर एक प्रीस्ट होता है जिसका हाथ अलग हो चुका होता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, प्लीज प्लीज मुझे अलाउ करो, मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि वो तुम्हें बचा ले, वो तुम्हारा दिमाग ठीक कर दें। और उसके सामने वो बुढ़िया खड़ी होती है जिसकी एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है और एक में पुरानी ओल्ड सोवियत स्टाइल की बंदूक होती है। और ये और कोई नहीं बल्कि वही बुढ़िया है, इलाया जुकोवा, जो कि एक सीरियल किलर होती है जिसने 17 लोगों को मारा था ओल्ड सोवियत एरा में। और उसके बाद वो बुढ़िया कहती है कि मेरी ग्रैंड चाइल्ड सफर कर रही है, वो बीमार है, लेकिन मैं बस फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। उसकी बॉडी में जहां पर दर्द है, जिस बॉडी पार्ट में दर्द है, मैं उसे वही खिलाती हूँ, लेकिन तब भी ये चीज काम क्यों नहीं कर रही है। अगर मैं उसे एक दिल खिला देती हूँ, एक असली इंसान का दिल, तो उसे ठीक हो जाना चाहिए। और वो प्रीस्ट जो कि अभी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था, भीख मांग रहा था, और वो कहते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो बुढ़िया, तुम क्या कर रही हो, तुम बिल्कुल अकेली हो, तुम्हारी कोई भी ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, न तुम्हारे बच्चे हैं ना ही बच्चों के बच्चे हैं, तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो
हो चुका है और अब उसे रियलाइज होता ही पूरे शहर में जो भी सारे क्राइम्स हो रहे थे वो यही औरत कर रही थी। और वो प्रीस्ट इसे डीमन बुलाने लग जाता है और अपनी कुल्हाड़ी ऊपर करती और कहती कि मुंह बंद रखो, मुझे बस तुम्हारा दिल चाहिए। इस टाइम पर उसकी आंखें लग रही थी कि वो एक डीमन है। वो प्रीस्ट बस किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वो अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन अब वो दोबारा से भीख मांगने पर आ जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया था, तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी ग्रैंड चाइल्ड ठीक हो जाएगी, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। और अब उस बुढ़िया का चेहरा बिल्कुल ही डिसफिगर हो जाता और वो कहती है कि मैंने अपनी ग्रैंड चाइल्ड के लिए कुकीज भी बनाई हैं, जब वो उठेगी तो तुम्हारे दिल के साथ कुकीज खाएगी, और अगर तुम्हें दर्द भी हो तो बस 1 सेकंड के लिए सहन कर लेना। लेकिन बीच में ही उसका हाथ अलग हो जाता है क्योंकि अब वहां पर हमारा प्रोसिक्यूटर आ चुका है और वो अपने ब्लेड से उसका हाथ अलग कर देता है। और वहां पर आने के बाद वो अपनी ब्लेड को दोबारा स्विंग करता है और कहता है कि बहुत हो चुका, मैंने काफी टाइम बर्बाद कर दिया तुम्हें यहाँ पर ट्रैक डाउन करने के लिए, लेकिन अब मेरे पास कोई टाइम नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। इस टाइम पर वो प्रोसिक्यूटर स्विंग करता है और वो बुढ़िया बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है और वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि ये तुम्हारा मेंटल वर्ल्ड है और यहाँ पर आने के बाद मैं एक तो सिक हो चुका हूँ तुम्हारी इन घटिया हरकतों से, और दूसरी बात यहाँ पर 0% चांस है कि तुम अपनी इन एक्शंस को जस्टिफाई कर सको। तुम पागल हो चुकी हो और तुम एक क्रिमिनल हो, और अपने एक घटिया झूठा रोने धोने वाला नाटक बंद करो। तुम बस और बस एक सस्पेक्ट हो और कुछ नहीं, और तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। और उसके बाद वो बुढ़िया मुड़ जाती है और उसका हाथ ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है बहुत सारी बंदूकों में, और वो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक बूढ़े ओल्ड प्रीस्ट की जगह अगर मेरी ग्रैंड डॉटर को तुम्हारा दिल मिलेगा जो कि यंगर है और बेटर है, वो और जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाती, प्रोसिक्यूटर उसका हाथ दोबारा से अलग कर देता है। अब उसकी पीठ में से वो सारी चीजें निकलने लग जाती हैं और वो कहती है कि जस्ट बी अ गुड बॉय और अपना दिल मुझे जल्दी से दे दो ताकि मैं खुद उसे अपने हाथों से निकाल कर ले जा सकूं। और वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। प्रोसिक्यूटर बहुत ही मुश्किल से बस नीचे डक करता है और उससे बचने की कोशिश करता है, और इस टाइम पर वो एक डेविल की तरह हंस रही थी। उसका चेहरा डार्क हो चुका था, आंखें लाल हो चुकी थी और वो बस मैनाइकली हंसते जा रही थी। प्रोसिक्यूटर उसकी तरफ देखता और सोचता है कि ये पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। वो साइड में जंप करता है ताकि वो उसकी बुलेट रेंज को अवॉइड कर सके। और उस टाइम पर वो प्रोसिक्यूटर सोचता है कि क्रिमिनल्स के अंदर से जो गंदी बदबू आती है वो तुमसे बहुत ज्यादा आ रही है। मैंने आज तक जिस भी क्रिमिनल को फेस किया है तुम उन सब में सबसे ऊपर हो, और एक प्रोसिक्यूटर के तौर पर मैं तुम्हें सजाए मौत देना चाहूंगा। और उसके बाद उसकी तरफ बहुत सारी गोलियां आती है, लेकिन वो अपनी तलवार से गोलियों को तो काट ही देता है। उस टाइम पर उसकी आंख एक डेविल जैसी हो चुकी थी, लेकिन उसका अटैक इतना पावरफुल था कि वो बुढ़िया उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है। वो हैरान होती है कि इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, लेकिन उस एनर्जी ब्लास्ट के बाद हम इसाकू के चाइल्डहुड में पहुंच जाते हैं, जहां पर वही सेम लड़की दिखाई जाती है जिसकी वजह से इसाकू एक प्रोसिक्यूटर बना था, एक लॉयर बना था। और उससे पूछती है क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। इसाकू वहां पर हैरान हो जाता और कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा। उसके बाद वो कहती है कि अगर ये सच बात है तब भी मैं बस यही चाहूंगी कि हम दोनों बस दोस्त बनकर रहें। तुम बहुत ही कमाल के लड़के हो, लेकिन मेरे पास बस जिंदगी में टाइम नहीं है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, कम से कम अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और इसाकू वहां पर थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता और कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे मेरे इतने बिजी टाइम पर बुलाया और वो भी ये बात करने के लिए। और वो कहता है कि वैसे भी मैं तुम जैसी लड़की के साथ कभी साथ में रहने की सोचूंगा भी नहीं, तुम मेरी टाइप की हो भी नहीं। और वो लड़की बस स्माइल करती है और कहती है कि एक बार जब हम दोनों अडल्ट हो जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे, तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब था। लेकिन उसके बाद न्यूज आती है कि एक लड़की जिसका नाम मिस ए था वो गायब हो गई थी, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो मिली जो कि मर चुकी थी। उसके बाद वहां पर न्यूज पर ये सब कुछ चलता है कि वो एक फॉस्टर केयर में बड़ी हुई थी, मतलब वो अनाथ थी, लेकिन वो बहुत ही कमाल की स्टूडेंट थी, वो ऑनर स्टूडेंट थी और उसे एक स्कॉलरशिप भी मिली थी। और ये बहुत ही सैड न्यूज थी। और वो एक स्कॉलरशिप सेरेमनी के बाद बस ऐसे ही गायब हो गई थी, और वो उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में मिली थी, लेकिन जब वो मिली थी तो उसकी ड्रेस थोड़ी सी फटी हुई थी। मतलब तुम समझ ही सकते हो कि वहां पर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ था। उससे मिलने के लिए वहां पर उसके सारे के सारे दोस्त आए थे, सारे क्लासमेट्स आए थे, लेकिन सब लोग बात कर रहे थे क्या इसाकू सच में यहाँ पर नहीं आएगा, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। एक लड़का कहता है कि उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। और दूसरी लड़कियां कहती क्या वो सच में वो इडियट है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, वो इसे इतना ज्यादा पसंद करता था। दूसरा लड़का कहता है कि शायद वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इसीलिए यहाँ पर नहीं
आ रहा है। लेकिन इसी टाइम पर इसाकू कहीं और होता है, हमें दिखाया जाता है उसका चेहरा बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो चुके हैं, वो पहले से काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका है। उसके बाद हमें एक बिजनेसमैन अपनी कार से निकलता हुआ बताता है, जहां पर एक इंसान उसकी तारीफ कर रहा था कि थैंक यू फॉर योर वर्क मिस्टर चेयरमैन, आप बहुत कमाल के हैं, ये वो। और उसी टाइम पर इसाकू से थोड़ी सी दूर खड़ा था, उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड से, लेकिन वहां पर इसाकू एक बात बोलता है, द 1988 केस ऑफ एक्ट्रेस जो कि डिसअपियर हो गई थी और उसके बाद वो मरी हुई मिली थी रॉयल स्वीट्स होटल ओसाका में। उसके 7 साल बाद 1995 केस, एक फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो कि गायब हो गई थी और उसके बाद वो भी मरी हुई मिली थी अजाबू में। अब ये सब कुछ बोलने के बाद, उसे सुनाने के बाद इसाकू उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसके सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहीं पर रोक लेते हैं और उसके बाद वो आखिरी लाइन बोलता है। और इन सारी चीजों के 7 साल बाद 2002 हाई स्कूल स्टूडेंट मिस ए जो कि मरी हुई मिली थी टोक्यो में, सायू डिशिकावा डिसअपीयरेंस केस। और तभी वो चेयरमैन कहता है कि अरे रुको रुको, शायद तुम्हें कोई गलत आइडिया है, जो भी इंसिडेंट तुमने बताए हैं उसमें ये सच बात है कि उन सब के साथ मेरा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, लेकिन एक बात गलत है कि उस केस में मुझे क्लीन चिट दे दिया गया था, इन्वेस्टिगेटर्स को कोई प्रूफ नहीं मिला था कि मेरा उससे कोई भी लेना देना था। लेकिन ये सारी बातें सुनकर इसाकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इस टाइम पर वो चेयरमैन कहता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा दर्द हुआ था ये सारे इंसिडेंट सुनकर, और मुझे ऑलमोस्ट लगा था कि यार काश विक्टिम की जगह मैं ही हो जाता, लेकिन वो बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट था। मैं भी फील करता हूँ जो तुम फील कर रहे हो। लेकिन इसाकू का गुस्सा पार हो चुका था। वो कहते हैं कि तुमने उन सब को मारा था, लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि तुमने सायू को क्यों मारा। मैं तुम्हारा ये झूठा सच कभी ना कभी सबके सामने लेकर आऊंगा और सबको बताऊंगा और तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बिल्कुल चेहरे के पास जाता और चिल्लाता है, उसे गालियां देने लग जाता और कहता है कि तुम डीमन से भी बेकार हो। लेकिन वो हंसते हंसते कह देता है कि एक स्टूडेंट का काम नहीं है कि वो एक क्रिमिनल को एक्सपोज करे, ये एक प्रोसिक्यूटर का काम होता है और उन्होंने मुझे क्लीन चिट दे दी है। तो जो भी तुमने कुछ अभी तक कहा है वो बस वर्ड्स हैं, कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे पास कोई सबूत है। और उसके बाद वो वही एग्जैक्ट वर्ड रिपीट करता है जो कि सायू ने कहा था कि तुम समझ जाओगे जब तुम एक अडल्ट बन जाओगे। इससे एक सेकंड के लिए इसाकू बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि ये वर्ड्स, और उसके बाद वो गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि ये उसने कहा था, तुम्हें ये वर्ड्स कैसे पता हैं। और उस टाइम पर इसाकू को कंफर्म हो जाता है कि इसी ने उसकी दोस्त को मारा था। अब उसके गार्ड्स उसे पीछे धकेलते हुए ले जाने लगते हैं और वो चेयरमैन अपनी बिल्डिंग की तरफ जाता है। और उस टाइम पर इसाकू कसम खाता ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगाना पड़े, मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। और इस टाइम पर यही सब कुछ सोच कर वो गुस्से में पागल हो रहा था जब उसका डीमन उसे कहता है कि अरे उठ जाओ, कहाँ खोए हुए हो, बहुत लंबे टाइम से तुम ऐसे ही सपनों में खोए हुए थे, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी उस बुढ़िया को तुम्हें खत्म करना है। और वो डीमन उसे कहता है कि तुम वहां पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे एंड में, लेकिन वहां पर तुमने काफी कमाल का डिस्प्ले किया था अपनी पावर्स का। और उस टाइम पर इसाकू का मुंह बना हुआ था, इसीलिए वो डीमन उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने उस बुढ़िया के कितने सीक्रेट्स अनकवर किए थे जो तुम्हारा चेहरा इतना बुरा बना हुआ है। और प्रोसिक्यूटर अपना सर पकड़कर बाहर आ रहा था और कह रहा था कि आखिरी सीन जो मैंने देखा था वो अनमिस्टेकेबली वो मेरा पास था, उसका नहीं। उसके बाद वो अपना ब्लेड निकालता और कहता है कि ब्यून, एक बार जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं खुद तुमसे निपटूंगा। तुम्हें मेरा वो पास्ट बाहर निकाल कर लेकर आए हो जो मैं भूल चुका था, तुमने मेरे जले पर नमक छिड़का और मैं भी तुम्हारे साथ यही करूंगा। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था, उसकी नसें बाहर आ रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे, उसका डिमीनर चेंज हो चुका था। और ड्यून जो कि उसका खुद का डेविल है उसे कहता है कि तुम्हें मैं खुद ठिकाने लगाऊंगा। लेकिन ब्यून ये सब कुछ देखकर हंस रहा था और अपनी हंसी को रोक रहा था और वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक आउंस ऑफ रेज को समझ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, और तुम काफी अडोरेबल हो। तुम एक मेयर मॉर्टल हो जो कि मर के यहाँ पर आया है और तुम्हें जिंदा होना, अपने परिवार को बचाना है, उसमें तुम मुझे धमकी दे रहे हो, ये काफी क्यूट है। और उसके बाद वो बिना सोचे समझे ब्यून पर ही अटैक कर देता है जो कि आधा कट जाता है, लेकिन वो इमॉर्टल है, वो जिंदा ही रहेगा। और ब्यून इस टाइम पर भी बस ऊपर से हंस रहा था। तो अच्छा, इसलिए सोलोमन ने तुम में एक इंटरेस्ट लिया था। इवन मुझे भी एडमिट करना पड़ेगा कि मैं बेस्ट एडवोकेट यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसके बाद वो हवा में से उसके पास आता, उसके कंधों पर हाथ रखता और कहता है कि तुम्हारा ये रॉटन नेचर जो तुम अंदर से सड़े हुए हो, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद इसाकू को चिढ़ाते हुए कहता है कि यार ये बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। क्या तुम जानना चाहते हो कि क्यों? क्योंकि एक इंसान के पास 5 उंगलियां होती हैं, तुम बस एक मॉर्टल हो, और तुम एक डीमन को जो कि 6 फिंगर्ड इमॉर्टल होता है, तुम उसे नहीं मार सकते। और हाँ, अगर तुम्हें कोई कंप्लेन है तो क्यों ना तुम जाकर
जाकर सीधा भगवान से कंप्लेन करो, क्योंकि भगवान ने ही ये एब्सोल्यूट रूल बनाया है, वही सब कुछ रूल करता है, तुम्हें जाकर उनसे ही बात करनी होगी। अब जब तुमने अपनी डेब्यू बैटल सक्सेसफुली खत्म कर ली है तो मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को ओवरलुक करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें बस एक बार माफ करूंगा। उसके बाद वो खड़ा होता है और उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर को कुछ ग्रीन कलर की लाइट कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है ये वॉर जीतने के लिए। और प्रोसिक्यूटर पूछता है कि ये क्या है, और ब्यून कहता है तुम्हें पता नहीं है, ये सोल फ्रेगमेंट है, जो एंड्रोमेलस की सोल का एक फ्रेगमेंट है, जो आधा तुम्हें मिलेगा और आधा मुझे मिलेगा, जिससे तुम्हें नई एबिलिटीज भी मिलेंगी। और तुम इस चीप लिटिल स्क्रैप को रख सकते हो, उसके सोल फ्रेगमेंट का मुझे कुछ नहीं करना, मैं इसे रख लेता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा कीमती है। सोलोमन की रिंग का एक और फ्रेगमेंट। और ब्यून उस फ्रेगमेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो एक स्टेप क्लोजर था अपने गोल के। और वो कहता है कि ये कितना सुंदर है, नो वंडर ये सबको चाहिए। और वो प्रोसिक्यूटर को बताता है कि जब डेविल्स एडवोकेट मरता है तो तुम्हें बस उसकी डीमन सोल फ्रेगमेंट नहीं मिलती, बल्कि उसकी एबिलिटीज भी मिल जाती हैं। और अगर तुम्हारे पास ग्रेट ब्यून यानी मेरी पावर्स हो तो तुम दुश्मन का जो डेविल्स एडवोकेट था उसकी बॉडी को भी यूज कर सकते। और उसके बाद वो उस बुढ़िया को कंट्रोल करके दिखाता है और उससे अजीब सा डांस करवाता है, जो देखकर ब्यून तो बहुत हंसता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर बस वहां पर खड़ा होकर देख रहा था, यार ये कितना वियर्ड है। और उसके बाद प्रोसिक्यूटर से पूछता है कि इसकी एबिलिटी क्या थी, एंड्रोमेलस की एबिलिटी क्या थी। और वो कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। उसे ध्यान से देखता और उसमें लिखा हुआ था एबिलिटी टू रिवील द लोकेशन ऑफ ट्रेजर। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है या फिर एंड्रोमेलस को सबसे ज्यादा प्यारी थी, अब प्रोसिक्यूटर उसे ढूंढ सकता है। और ये बात सुनते ही प्रोसिक्यूटर का चेहरा और एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ब्यून पीछे से कहता है कि वो ट्रेजर कहाँ है जिसे मैं सबसे ज्यादा चेरिश करता हूँ। और प्रोसिक्यूटर कहता है कि कितना बेकार का सवाल है, मुझे ऑब्वियसली पता था कि तुम यही पूछने वाले हो। उसके बाद प्रोसिक्यूटर अपनी पावर का यूज करता है और कहता है कि वो ट्रेजर ढूंढो जो ब्यून को सबसे ज्यादा प्यारा है। और वो लाइट सीधा जाती है उस रिवर्स टावर के फ्लोर पर, और उसमें बताया जाता है कि सबसे लोएस्ट डेप्थ में जहां पर बाल है उसके पेट में वो ट्रेजर है जो ब्यून को चाहिए। अब बाल वो डीमन है जिसके पास 45 फ्रेगमेंट्स हैं, उसके पेट में वो ट्रेजर है जो ब्यून को चाहिए, मतलब जो प्रोसिक्यूटर का डीमन है। अब प्रोसिक्यूटर दोबारा से अपनी तलवार को बाहर निकालता है, अपने ग्लासेस को पहनता है और अपने बाल ठीक करता है और कहता है कि लेट्स मूव। ये देखकर ब्यून बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम वहां पर जाने की सोच रहे हो, वहां पर किंग ऑफ डीमंस रहता है। लेकिन ब्यून उसे कहता है कि वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, बाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम वहां पर सरवाइव नहीं कर पाओगे, और अगर तुम मारे जाओगे तो तुम्हारी फैमिली रिवाइव नहीं होगी। लेकिन प्रोसिक्यूटर कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, चलो। डेविल्स एडवोकेट के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि इसोकू और जो ये मेन डेविल होता है ब्यून, ये दोनों मिलकर पहले डेविल एंड्रोमेलस को हरा देते हैं, उसकी पावर को अपने पास ले लेते हैं। और अब इसाकू जो कि लॉयर है उसके पास एक पावर आती है कि वो सामने वाले इंसान या फिर अपनी जो मोस्ट डिजायरेबल चीज है वो कहां पर है। वो ब्यून की मोस्ट डिजायरेबल चीज देखता है और उसे पता चलता है कि जो किंग ऑफ हेल है, जो किंग ऑफ डीमंस है, ब्यून उसके कैसल के सबसे लोएस्ट फ्लोर पर वो चीज है जो कि उसके डेविल को चाहिए। इसीलिए वो डिसाइड करते कि वो वहां पर चलेंगे। ब्यून उसे वार्न करता है कि वो किंग ऑफ हेल है, उसे हराना कोई आसान बात नहीं होगी। लेकिन इसाकू ये कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर आया हूं तो तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना होगा। अब इसाकू होंजो आगे चलता हुआ जा रहा था और पीछे से उसका डेविल ब्यून ये कह रहा था कि मिस्टर होंजो, अरे बात तो सुनिए, जिस चीज को आप ट्रेजर कह रहे हैं वो कोई खजाना नहीं है, वो बल्कि सोलोमन की रिंग है जिसके 72 फ्रेगमेंट्स हो चुके थे, जिसका एक फ्रेगमेंट मेरे पास है, देखिए कितने कमाल का है, कितना ब्यूटीफुल है। लेकिन होंजो आगे चलता रहता और वो कहता कि यार क्या बकवास करता रहता है, डेविल डरावने होते हैं। और इसाकू बहुत ही कोल्डली उसे ये पूछता है कि तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से बेल के पास भी एक रिंग होगी। और पीछे से उसका डेविल कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि बेल कौन है, वो किंग ऑफ डेविल्स है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अभी के लिए हमें थोड़ा सा धीरे धीरे चलना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम अभी चलेंगे। और इसके बाद वहां पर वो एडवोकेट स्नैप कर जाता और कहता है कि मुझे एक अच्छा रीजन दो कि मैं वहां पर ना जाऊं। तुम तब से वही सेम नॉनसेंस दोबारा से रिपीट कर रहे हो कि मैं सोलोमन का फेवरेट था, सोलोमन मुझे पसंद करता था, इसलिए उसने मेरे लिए लाइकिंग पसंद की थी। तुम बताओ तो सही, आखिरकार सोलोमन है क्या, वो
मुझे क्या क्यों पसंद करता है और मेरा उससे क्या लेना देना है। वो अपने जेब में हाथ डालकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे इस छोटे से गेम में प्ले अलोंग कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे कुछ रियल इन्फॉर्मेशन देना शुरू करो। और उसका डेविल अपने चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है कि अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, आई गेस मैं बहुत ज्यादा अनहेल्पफुल था, तो मैं बताता हूँ कि। और उसके बाद उसके चेहरे पर एक असली डेविल जैसी स्माइल आती है और वो कहता है कि प्रोसिक्यूटर, मैं आपके साथ फुल्ली कोऑपरेट करूंगा अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ। और उसके बाद वो वहां पर कहानी बताना शुरू करता है कि बहुत ही ध्यान से सुनना और अपना फैसला सोच समझ कर लेना। और वो कहता है कि एंशिएंट टाइम से एंजल्स जो कि हेवनली होस्ट होती हैं और हम 72 पिलर्स ऑफ हेल, हम सब लड़ रहे थे ताकि हम ह्यूमन वर्ल्ड के कंट्रोल को सीज कर सकें, जो कि होती है रियलिटी, हम रियलिटी पर कब्जा कर सकें। लेकिन 3000 साल पहले सोलोमन एक और ऐसा इकलौता इंसान जिसे भगवान ने प्यार किया था, उसने अकेले ही 72 पिलर्स को प्रिजन में कैद कर दिया था, और वो भी अर्थ के बिल्कुल एज पर, और उस प्रिजन का नाम बना हेल। और इसी से वॉर खत्म हो गई थी। लेकिन उस टाइम पर भी मैंने गिव अप नहीं किया था, मैंने रिलेंटलेसली उसे टेम्प्ट किया, उसे कहा कि तुम ये कर सकते हो, उसे अलग अलग तरीके से मनाया, मैनिपुलेट किया कि वो अपनी उस एब्सोल्यूट पावर ऑफ रिंग को यहाँ पर फेंक दे। और ये सोचकर वो खुश हो रहा था कि यार मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था, वो कितना हिलेरियस था। लेकिन एन मोमेंट पर सोलोमन ने कुछ चेंज कर दिया था। उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि पूरे हेल पर मैं ही राज करूंगा, लेकिन वो सोलोमन, वो सेज, पागल होने के बाद भी थोड़ा सा क्रिएटिव था। उसने अपनी रिंग के 72 टुकड़े किए और पूरे हेल में फेंक दिए ताकि हर एक डीमन के पास एक टुकड़ा आए और हम सब आपस में ही लड़ते रहें। और फिर सबसे बुरी चीज हुई, जहां पर सारी मेहनत मैंने की थी, बाल को फाइनल फ्रैगमेंट मिल जाता है, द बैंड। और उसके बाद वो अलग अलग डीमंस को जाकर सबड्यू कर लेता है और 40 टुकड़े अपने पास रख लेता है और वो बन जाता है किंग ऑफ डेविल्स। और अब प्रोसिक्यूटर पूछता है कि उसके पास 40 फ्रैगमेंट है, तो आखिरकार वो इस मिलेनियम फेस्टिवल को करवाता क्यों है? क्यों ना वो बस तुम जैसे वीकलिंग्स को एक ही बार में कुचल दे और सारी रिंग अपने लिए इकट्ठी कर ले। और उसका जो डीमन होता है वो थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाता है कि वीकलिंग्स, तुम्हें मैं वीकलिंग लगता हूँ? और वो अपने लॉयर को बताता है कि डीमंस इमॉर्टल होते हैं, तो सिर्फ रॉ पावर से कुछ नहीं होगा, वो हमें आकर मारेगा, हम दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और ये केओटिक मैस बन जाएगा जो कभी खत्म नहीं होता। और ऐसा ही पास में हुआ था। और उस टाइम पर जब सब अपने बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके थे, सब लोग परेशान हो चुके थे, उस टाइम पर वहां पर एक आइडिया आया, क्यों ना हम लड़ाई लड़ें अपनी जिंदगी को किसी और के हाथ में देकर, मॉर्टल्स के हाथ में देकर, कि अगर हमारे साथ का मॉर्टल, हमारा एडवोकेट, हमारा लॉयर मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। और ये आइडिया खुद सोलोमन ने बेल को दिया था मिलेनियम फेस्टिवल का। और उसके बाद वो थोड़ा सा बाउ डाउन करता है और इसाकू को कहता है, तो मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है, जो कि आप बेल का ओपोनेंट बनने के लिए जा रहे हैं, उसके बजाय हम किसी और के पास चलते हैं। मैं एक शोडाउन बताता हूं जहां पर जाकर आप फाइट कर सकते हैं और शायद जीत भी सकते हैं। सेकंड मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑफ दिस हेल, जो कि हेल के वेस्टर्न रीजन को रूल करता है। वो बहुत ज्यादा क्रिंज है, लेकिन तब भी वो अपने आप को किंग ऑफ हेल कहता है। और उसके अंडर जो डीमंस का नंबर है वो भी काफी ज्यादा है। और तो एक और फायदा है कि उसे भी बेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये कमाल की बात है। और इसाकू से कहता है कि अगर तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से, तो वो भी तो मेरे लिए ज्यादा पावरफुल होगा। अगर मैं बेल से नहीं लड़ सकता तो उससे भी कैसे लड़ूंगा? और ब्यून कहता है कि अब तुम्हें क्या लगता है, मैं ये सारी बातें बिना किसी प्लान के कहूंगा? मैं अपनी जिंदगी पर दाव खेलने के लिए तैयार हूं। मैं गारंटी लेता हूं कि हम उससे जीत सकते। तो अभी के लिए थोड़ा सा इसे आराम से करते हैं, अभी बेल के पास नहीं जाते हैं, पहले पाइमोन से निपट लेते हैं। लेकिन इसाकू जो कि उसका लॉयर होता है और उसे उसकी बात माननी चाहिए, वो कहता है कि नहीं, हम पहले जाकर बेल को खत्म करेंगे। अगर तुमने जो कुछ भी बताया है वो सच है तो तुम सिर्फ और सिर्फ सोलोमन के एक प्यादे हो, तुम उसके कहने पर चलते हो और इसी वजह से तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। डीमन ऑफ एलिक्वेंस, कहाँ के डीमन ऑफ एलिक्वेंस हो तुम अपनी इस लंबी जुबान के साथ, बड़े मुंह के साथ सब कुछ बिगाड़ते हुए चलते हो। अगर तुमने सोलोमन के सामने अपना मुंह नहीं चलाया होता तो शायद
बेल कभी किंग ऑफ हेल बनता ही नहीं, वो किंग ऑफ डेविल्स कभी नहीं बन पाता। और इतनी इंसल्ट सुनकर वो डेविल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने ही लॉयर की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि घटिया गंदी नाली कीड़े, तू इंसान है, तू सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल है, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? क्या तू चाहता है कि मैं अभी के अभी तुझे खत्म कर दूं? और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका लॉयर बस कहता है कि अच्छा तो ये मतलब था तुम्हारा कि तुम अपनी जान को दांव पर लगा रहे हो, मैं सिर्फ एक प्यादा नहीं हूं, मैं तुम्हारा लिटरल सेंस में एक एडवोकेट हूं। और उसके बाद हमें दिखाई देता है कि जब एक इंसान के साथ होता है वही उसके डेविल के साथ भी होता है। जैसे ब्यून ने उसकी गर्दन पकड़ी थी वैसे ही उसे भी वही महसूस हो रहा था। और ये बताया जाता है कि इन दोनों की जिंदगी कनेक्ट हो चुकी है और इसी की वजह से ब्यून उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि उतना ही दर्द उसके गले में भी हो रहा था। और अब यहाँ पर इसाकू होन्जू जो कि उसका एडवोकेट था वो हंसता और कहता है कि मुझे आज पता चला कि डेविल्स को भी दर्द से नफरत है और इसी वजह से आज से हम वही करेंगे जो मैं कहूंगा। और उसके बाद वो वहां पर पागलों की तरह हंसने लग जाता और कहता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। लेकिन वो अचानक से सीरियस हो जाता और कहता है कि अगर वहां पर कुछ भी गड़बड़ होती है या फिर जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। और इसाकू होन्जू आगे बढ़ते हुए कहता है कि वेल अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। और उसका डेविल उसे कहता है कि यार तुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि कब अपना मुंह बंद रखना होता है। लॉयर सच में बहुत सर दर्द करते हैं और आगे बढ़ते वक्त वो सोच रहा था कि ये अब भी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। क्या हम अपने थॉट्स भी शेयर कर रहे हैं या फिर सिर्फ पेन शेयर कर रहे हैं? अगर हम दोनों पेन शेयर कर रहे हैं और इसकी जान सच में खतरे में आ सकती है तो इतना क्वाइटली मेरी लीड को फॉलो क्यों कर रहा है, ये मेरी बात क्यों मान रहा है? और अचानक से वहां पर इसाकू रुक जाता है और जमीन फटती और वहां से बहुत सारे डेविल्स निकल कर आते हैं। वो सोचता है कि फाइनली तुम अपना चेहरा दिखा रहे हो और पीछे से ब्यून कहता है कि मुझे पता था ये होगा और मैंने तुम्हें वॉर्न भी किया था। और उसका लॉयर उससे पूछता है कि आखिरकार ये है क्या? और ब्यून उसे कहता है कि प्रोसिक्यूटर मुझे लग रहा है कि तुमने अर्थ पर बहुत ही शांति की जिंदगी जी थी। और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये गिफ्ट है किंग ऑफ डेविल्स बेल की तरफ से उनके लिए जो उसकी मर्जी के खिलाफ जाते हैं, जो उसकी बात नहीं मानते। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बस मुझे मना लोगे उसके बाद सब कुछ सही सही चलेगा और तुम आराम से जाकर जीत जाओगे? अब इसाकू होन्जू वहां पर लड़ने के लिए तैयार होता है लेकिन पीछे से उसका डेविल आता है और वो 3 हेडेड डॉग के साथ उसे ऊपर उड़ा कर ले जाता है और कहता है कि अगर तुम मर जाओगे तो यहाँ पर कोई रिस्पॉन नहीं हो सकता, ये कोई गेम नहीं है। और इस तरीके से अगर रेकलेसली दूसरों पर अटैक करने के लिए जाओगे तो टाइम से पहले ही खत्म हो जाओगे। ओह सॉरी, मुझे याद नहीं था, तुम पहले ही मर चुके हो। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है जैसा तुमने कहा था हम उस टावर के सबसे लोअर लेवल पर चलेंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद ऐसे फाइट करना जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पर डिपेंड करती है। अब उसके बाद वो उड़कर वहां पर जाने लगते हैं और बाकी सारे जो डेविल्स जमीन से निकले थे वो उड़ते हुए उनको फॉलो कर रहे थे। और इसी बीच में ब्यून कहता है कि हम वहां पर तब तक जाएंगे जब तक तुम्हें रियलाइज नहीं हो जाता कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश क्यों कर रहा था। और उसका लॉयर उसे कहता है कि इंटिमिडेटिंग, तुमने पहले ही मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया है वहां पर पहुंचने से पहले। और इसी के साथ उन डेविल्स से जो उड़ते हुए आ रहे थे उनसे लड़ना शुरू करता है। एक को काटता है, दूसरे को डॉज करता है, तीसरे पर फिर अटैक करता है, एक उसका पैर पकड़ लेता है, एक ऊपर से आता है लेकिन वो दोनों को ही मार देता है, काट देता है। उसके बाद बहुत सारे डीमन वहां पर आते हैं लेकिन वो एक के बाद एक सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। उसके हाथ में उसकी पावर बढ़ती है, वो अपने ब्लेड से और लोगों को मारता है, वो बहुत ज्यादा फियर्सली अटैक करता है। और ये सब कुछ होने के बाद वो बहुत सारे डेविल्स को मार देता है और उसके बाद कहता है कि देखो ब्यून कितना स्मूथली सब कुछ चल रहा है, ये ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटिंग है, मुझे लगा था ये थोड़ा ज्यादा चैलेंज होगा। लेकिन ब्यून पीछे मुड़ता और कहता है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुमने 1 सेकंड के लिए अपना गार्ड डाउन किया और देखो तुम्हारे पीछे कौन है। और वहां पर एक जाइंट मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी एक्स के साथ उस पर अटैक करने के लिए आता है और इस टाइम पर वो तैयार नहीं था, ये उसके लिए एक सरप्राइज अटैक था। और अचानक से जो ब्यून की म्यूटेटेड बॉडी थी वो वहां से उस बुढ़िया को निकालता और कहता है कि आई एम सॉरी लेकिन मैं इसे बोरो कर रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत है। उसे निकालता है और अपने आप को बचा लेता है लेकिन उस चक्कर में उस बुढ़िया को बहुत ज्यादा चोट आती है जो कि पहले ही मर चुकी थी। और उसके बाद वो उसे घुमाता और उसकी पीठ पर जो सारी बंदूकें थी उससे फायर करना शुरू करता और उस एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ डेविल को कुछ ही देर में खत्म कर देता। उसमें इतनी गोलियां जाती है कि वो खड़े होने के लायक भी नहीं बचता। उसके बाद वो अपने ब्लेड को दोबारा से निकालता और अपनी नई पावर से उसको बीच में से स्लैश कर देता है।
और इसी बीच ब्यून जो कि एक 3 हेडेड डॉग या फिर उस मॉन्स्टर बना हुआ था वो कहता है कि वाओ प्रोसिक्यूटर, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ पेन चलाना जानते हो, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल भी कमाल की है, और तो और तुम मेरी पावर्स को भी मास्टर कर रहे हो, ये कमाल की बात है। और इसके बाद ब्यून कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि कोई वहां पर इंटरप्ट करने के लिए नहीं आ जाता। अचानक से और डेविल्स वहां पर आते हैं और कोई अचानक से 2 लाइट ऑफ रेज आती है और उन मॉन्स्टर को मार देती है। और इस टाइम पर वो पीछे देखता है कि कोई ना कोई यहाँ पर आ ही जाता है, अब कौन नया आया है। और जो मॉन्स्टर अभी अभी प्रोसिक्यूटर पर अटैक कर रहे थे उनके शरीर में छेद बन जाते हैं और उस छेद से हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर कौन आया है। इस डीमन का नाम होता है बारबेटोस और इसका टाइटल होता है द हंटर। और उसके बाद वो उस पहाड़ी से जंप करता है और सीधा उस क्रीचर पर आ जाता है जहां पर प्रोसिक्यूटर खड़ा था। और तभी उस प्रोसिक्यूटर के पीछे एक और लड़की होती है। वो कहती है कि वाओ, लोग इस डे एंड एज में भी तलवार का यूज कर रहे हैं। और वो अचानक से पीछे मुड़ता और कहता है कि ये यहाँ पर कब से थी, मैंने इसकी प्रेजेंस को सेंस भी नहीं किया था। और वो अचानक से पीछे जंप करती है और वो कहती है कि तुम सच में काफी कमाल के इंसान हो, तो तुम्हारा शिकार करना सच में वर्थ इट होगा। और इस लड़की का नाम है बेनी पार्कर, जो कि एक क्रिमिनल थी और इसने अमेरिका के ग्रेट डिप्रेशन एरा में 23 लोगों को खत्म किया था। और इस टाइम पर वो उस टावर के लोअर लेवल के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। और वहां पर बेनी कहती है कि हेलो, अगर मैं तुमसे अर्थ पर मिलती तो शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते थे। और उस टाइम पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं बेनी पार्कर हूं। और वहां पर इसाकू जो कि प्रोसिक्यूटर या फिर लॉयर है वो कहता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूं। और उसके बाद उसे याद आता है कि बेनी और क्लॉड ये 2 इंसान थे जिन्होंने अमेरिका में 1920s में आतंक मचा रखा था। इनकी वजह से सारे लोग डरे हुए थे कि कब कहां से कोई किसको आकर मार दे, कुछ पता नहीं होता था। और उनमें से एक बेनी पार्कर एक हिस्टोरिकल विलन मेरे सामने खड़ी है और वो कहते हैं अगर तुम मुझे ऐसे घूरते रहोगे तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। और प्रोसिक्यूटर उसे कहता है कि आखिरकार तुम 100 साल पुरानी बंदूक के साथ करना क्या चाहती हो। और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा फेमस होगी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बात कर रहे हो। और उस टाइम पर लॉयर को ख्याल आता है कि अरे हाँ, जिस टाइम पर ये मर गई थी उसके कुछ सालों बाद ये बंदूक आई थी, तो शायद इसे ये लग रहा है कि यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और लॉयर हंसते हुए उसे कहता है कि 100 साल पुरानी बंदूक तुम्हें कटिंग एज टेक्नोलॉजी लग रही है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है हम कौन से साल में हैं। और उसके बाद वो एक ऐसा वर्ड कहता है जो सीधा उसके दिल पर जाकर लगता है, वो उसे बुढ़िया कह देता है। उसके बाद वो कहती है कि क्लॉड मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं इस साइको से कैसे डील करूं। और वहां पर उसका डेविल कहता है कि मेरा नाम बारबेटोस है, क्लॉड नहीं। वो कुछ जवाब भी नहीं देता, लेकिन तब भी वो उसे थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू क्लॉड, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। और उसके बाद उसकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देती है। और वो हंटर भी यही कहता है कि मैं सोच रहा था कि आखिरकार कौन सा ऐसा इडियट हो सकता है जो कि रिबेल करने के बाद बेल की तरफ जा रहा है, वो भी उसके टावर के पास। और इस टाइम पर ब्यून स्माइल कर रहा था और वो कहता है कि ऑफ कोर्स ब्यून, वो तुम ही इडियट हो सकते हो। और इसके बाद बारबेडोस अपनी बंदूक को उसकी तरफ कर कहता है कि ब्यून, मुझे पता था कि तुम समझदार हो, तो तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। तुम जैसा इंसान भी ये समझ सकता है कि ये करना बहुत बड़ी गलती है। आखिरकार तुम बेल के पास जा क्यों रहे हो। अभी वो उस पर अटैक कर रहा था और ब्यून उसके साइड में जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर तुम्हारा कभी भी प्रॉब्लम चाइल्ड हो तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि कभी कभी उन्हें लेसन सिखाने के लिए उन्हें मुसीबत में भेजना पड़ता है। आराम से बैठो और हमारे एडवोकेट्स को आपस में लड़ने दो और एंजॉय करो। और इसी टाइम पर वो लड़की बेनी उस पर अटैक कर देती है, बहुत सारी गोलियां चलाती है, लेकिन इसाकू उन सब से बच जाता है। और वो गुस्से में कहती है मुझे बस एक गोली सही लगानी है, बस एक। उसके बाद वो उसे ताने मारने लग जाती है कि ऐसे इंसान जो कि हार नहीं मान सकते वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। और इस टाइम पर वो मन में सोच रहा था इसका हर एक अटैक में क्लियरली देख सकता हूँ, ये बिल्कुल भी जाकोवा से डिफरेंट नहीं है, ये सेम टू सेम उस बुढ़िया की तरह है। लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि वो गोलियां अचानक से हवा में ही मुड़ जाती है और मुड़कर सीधा उसकी तरफ आती हैं। और वो सोचता है कि ये क्या है। और जब वो अपने आप को बचाने के लिए पीछे हटता है तभी वो बेनी उसके पीछे आ चुकी थी और वो कहती है कि देखा, पकड़ लिया ना। और वो 2 गोलियां चला देती है जो कि सीधा प्रोसिक्यूटर के शरीर में लगती हैं। और इस टाइम पर ब्यून उसे देखकर कहता है कि सीरियसली तुम बेवकूफ हो, तुमने दोबारा से अपने गार्ड को डाउन किया और देखो क्या हो गया, तुम हमेशा यही करते हो। और वो उड़कर दूर जाने लगता है। जब वो गिर रहा था वहां पर अचानक से जिस डॉग पर वो उड़ रहे थे, वो 3 हेडेड डॉग अचानक से अपना रास्ता बदल लेता है। और जो उस लड़की बेनी का
डेविल होता वो कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो ब्यून, तुम उन दोनों की फाइट में बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते, प्रॉक्सीज की बैटल में डेविल्स पार्ट नहीं लेते। और वहां पर ब्यून बिल्कुल क्यूट सा बन जाता, अरे मैं तो बस इसे चला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। और वो कहता है कि बकवास बंद रखो, और अपनी बंदूक लेकर उसके गर्दन पर रख देता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम हमेशा की तरह उतने ही चीकी हो। और उस टाइम पर ब्यून उससे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉक्सी कभी भी मेरे एडवोकेट को हरा पाएगी? और वो कहता है कि ऑब्वियसली। इस टाइम पर बेनी बार बार उस पर अटैक कर रही थी और उसकी गोलियां अचानक से पिजन्स बन जाती हैं और वो गोलियां अजीब सी चीजें बनकर उसकी तरफ जाती है। और उस टाइम पर वो समझ जाता है कि इसकी गोलियां काम कैसे करती हैं और वो उन्हें काटते हुए सीधा आगे बढ़ता और अचानक से बेनी के पास चला जाता है और उसे कहता है कि बुलेट अपनी इंटेंट के साथ मूव करती हैं, अब मुझे पता चला कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। और उसके बाद वो उसके हाथ को और उसके बंदूक को काट देता है और वो दर्द से चिल्लाने लग जाते हैं। और इस टाइम पर बारबेटो को समझ आता है कि उसकी प्रॉक्सी हार चुकी है और ब्यून उसे कहता है कि वेल मैंने तो पहले ही कहा था। और इस टाइम पर वो बारबेटो से एक सवाल पूछता है कि तुम काफी इंटेलिजेंट डेविल होते थे, अगर तुम कब से बाल के सर्वेंट या फिर उसके प्यादे बन गए थे? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोबारा से वहीं प्रोसिक्यूटर और बैनी की तरफ, जहां पर प्रोसिक्यूटर कहता है कि हर एक क्रिमिनल का एक पैटर्न होता है जिसे तुम देखकर ये डिसाइड कर सकते हो कि वो आगे क्या करने वाला है या क्या करने वाली है, और इसी की तरह उस बुढ़िया की तरह तुम भी खत्म हो जाओगी। उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रखता है और वो वहां पर माफी मांगने लग जाती, क्लॉड मुझे माफ कर दो। लेकिन ब्यून का ध्यान उन दोनों की तरफ होता है और बारबेटोस की तरफ नहीं होता है और बारबेटोस उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो अपनी तीसरी आंख खोलता है और वहां से एक फायर कैनन सीधा ब्यून की तरफ फायर करता है, जहां पर वो अपने आप को बचाने के लिए उस 3 हेडेड डॉग से कंट्रोल लूज कर देता है। वो हिलते हैं और वहां से बारबेटोस अपने एडवोकेट को लेकर भाग जाता है। बेनी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी लेकिन वो ऊपर देखती और कहती है कि मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगी, और ब्यून को कहता है कि अगर तुमने दोबारा से प्रॉक्सीज की बैटल में इंटरफेयर किया तो मैं खुद तुम्हारे इस प्रोसिक्यूटर इसाकू होंजो को खुद खत्म करूंगा। और इस टाइम पर प्रोसिक्यूटर उस कुत्ते की 3 हेडेड डॉग के शरीर पर था, वो उठता और कहता है कि मैं तुम्हें जरूर खत्म करूंगा। और वो उस पर अटैक करने के चक्कर में और अपने आप को बचाने के लिए जो भी वो गोलियां थी, जो पिजन्स उसकी तरफ आ रहे थे, अजीब से मॉन्स्टर थे, उन्हें बचाने के चक्कर में उस कुत्ते को थोड़ा सा हार्म कर देता है। वो उन पिजन्स को तो खत्म कर देता है लेकिन वो 3 हेडेड डॉग उसे कहता है कि ओए गधे, अगर तुझे मेरे ऊपर खड़े होकर फाइट करना है तो थोड़ा ढंग से कर। और जो 3 हेडेड डॉग ऊपर आसमान में उड़ रहा था वो उड़ते उड़ते नीचे गिरता है क्योंकि ऑब्वियसली वो इम्बैलेंस कर जाता और नीचे गिर जाता। और वहां से प्रोसिक्यूटर उठकर अपने आप को संभालते क्योंकि उसे 2 गोलियां लगी थी, वो इतनी हाइट से नीचे गिरा था और वो कहते कि यार मैं 1 सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं ले सकता। और ऊपर देखकर कहता है कि यार मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि वेलकम पार्टी एक 2 पार्ट इवेंट होगी। वो एक लंबी सांस लेता और उस टाइम पर उसका डेविल भी जमीन पर पड़ा था, उसके चेहरे से खून आ रहा था और वो सोचता है कि बेनी वो कोई नॉर्मल ओपोनेंट नहीं थी, ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। लेकिन अगर ब्यून वहां पर नहीं होता या मुझे असिस्ट नहीं किया होता तो उस औरत ने मुझे अभी खत्म कर दिया होता। और तो और जिस टावर पर हम जाने की सोच रहे हैं वहां पर और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इतने ताकतवर लोग जिन्हें मैंने आज तक कभी फेस नहीं किया है। वो ब्यून की तरफ देखता है और उस मनी मन सोचता है कि इस टाइम पर मुझे जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर जाना होगा इस बहाल के टावर से, क्योंकि अगर नॉर्मल ओपोनेंट इतने स्ट्रांग है तो किंग ऑफ हेल तो एक अलग ही लेवल पर होगा। और अभी के लिए मेरी टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि मैं कोई सेफ जगह ढूंढ सकूं जहां पर मैं प्रॉपरली रेस्ट कर सकूं। और ब्यून को देखकर वो सोचता है लेकिन मुझे पूरा डाउट है कि ये मुझे चैन से कहीं पर बैठने तो नहीं देगा। और वैसे भी अगर ये अभी एस्टेब्लिश हो चुका है कि डीमंस हमारी फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकते तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं इस अनोइंग डीमन के साथ घूमता रहूं। वो अपना चश्मा पहनता है और ब्यून को स्वीट ड्रीम्स कहकर वहां से चला जाता है। और उसके बाद वो चलते हुए आगे जाता और सोचता है कि यार मैं पूरे दिन से चल रहा हूं और तब भी सीनरी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। और उसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो सोचता है कि यार जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा डैमेज हो गया है। और अब उससे समझ में आता है कि ये नर्क है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घाव जल्दी भर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने आप को पुश करता है क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर वो आराम से रेस्ट कर सके। और वो मनी मन अभी भी यही सोच रहा था, वो आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था कि अगर ब्यून ने जो कुछ भी कहा था वो सच था
तो मेरी बेटी और मेरी वाइफ को दोबारा से जिंदा करने या बचाने का एक और तरीका हो सकता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे मैं अपने गोल को पूरा कर सकूं। वो आगे बढ़ता है और उसके सामने उसे एक जंगल दिखाई देता है और वहां पर पहुंचने के बाद वो सोचता है कि यार मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं नर्क में एक जंगल को देखूंगा। लेकिन फिर भी उसके मन में यह आता है कि फाइनली मैं यहाँ पर रेस्ट कर पाऊंगा। इससे पहले कि वो अपनी आंखें बंद करता, ऊपर से एक जाल आता है और कोई उसे पकड़ लेता है और उस पर वो जाल डालने के बाद वहां पर कुछ क्रो फेस होते हैं। वो सोचते हैं कि यार एक सिनर, एक पापी यहाँ पर इस जंगल में इतना बोल्डली घूम रहा है कि वो शोर मचा रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो प्रोसिक्यूटर उन सबको काटते हुए आगे बढ़ जाता है और वहां पर एक क्रो फेस जिंदा बचता है और वो कहता है कि ये किस तरह का वेपन है, क्या तुम एक डेविल्स एडवोकेट हो? और प्रोसिक्यूटर उसे देखता है और कहता है कि एक क्रो मास्क, क्या इसका मतलब ये है कि तुम एक प्लेग डॉक्टर हो? और मुझे जहां तक पता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज तो जरूर होगी जिससे घाव भर सके। और वो कहता है कि ये नर्क है जहां पर पापी आते हैं, उन्हें सजा मिलती है, दर्द होता है, तो आखिरकार यहाँ पर दवाइयां क्यों होंगी? यहाँ पर हीलिंग की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ नोबल बींग्स को होती है, जैसे कि लॉर्ड फीनिक्स। और इसी के साथ प्रोसिक्यूटर उसका सर उड़ा देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास दवाइयां नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। और वहीं पर कहीं से आवाज आती है कि इसने प्लेग डॉक्टर को मार दिया है, इस रेट पर हम सब खत्म हो जाएंगे। और वहां पर एक केस दिखाया जाता है जहां पर पापी लोग भरे हुए थे, मतलब वहां पर उन्हें कचरे की तरह ठूस रखा था और सब एक दूसरे को कह रहे थे कि मुझसे दूर हट जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। और वो कहते कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, प्लीज कहीं भी ले चलो, बस प्लीज यहाँ से ले चलो, मुझे फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस में नहीं जाना। और प्रोसिक्यूटर उनकी तरफ देखता है कि आखिरकार ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में या फिर जो भी ये फॉरेस्ट है उसके बारे में इतना ज्यादा क्या है जो तुम इतने डर गए हो? तुम मर नहीं सकते, तुम पहले ही मर चुके हो, तो आखिरकार ऐसा क्या है? और वो कहते कि ये फॉरेस्ट टेरिटरी है डीमन फीनिक्स की, वहां पर इतने डीमंस घूम रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वो हमारे शरीर को यूज करते हैं अपनी हीलिंग के लिए और वो हमारी इमॉर्टल बॉडीज का फायदा उठाते हैं, हमें नेवर एंडिंग टॉर्चर सहना पड़ता है। और ये सुनकर वो प्रोसिक्यूटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे बस एक ही बात सुनाई देती है कि यहाँ पर एक डीमन है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो हील कर सकता है, इससे उसका गोल पूरा हो सकता है, वो अपने आप को हील करवा सकता है। वो आगे बढ़ता है और सोचता है कि बहुत दिनों में ये पहली गुड न्यूज सुनी है। उसके बाद थोड़ी देर और आगे चलता है और फिर सोचता है कि यार बस मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है। वो एक पेड़ के पास बैठ जाता है और सोचता है कि इस टाइम पर कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। और जैसे ही वो वहां पर रेस्ट करने लग जाता है उसके पीछे से कोई अजीब सी चीज आती है जो रेड कलर की ब्रांच थी और आवाज आती है कि आखिर किस तरह का बेवकूफ इस जंगल में इतने शोर मचाता है जहां पर डीमन से डीमन घूमते हैं, तुम्हारी वजह से हम सब के सब पकड़े जाएंगे। और वो कहते हैं कि तुम जैसा रुकी यहाँ पर आया है और सब कुछ बर्बाद कर देगा। और इसी टाइम पर वो कहते कि अरे नहीं, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा और इतना फिक्स करूंगा कि तुम्हारा एक घटिया मुंह कभी भी खुलेगा नहीं, इन्हें खत्म कर दो। वो जैसे ही ऑर्डर देता है उसकी पीठ से जो बुढ़िया होती है उसकी बॉडी आती है और वो इन सब पर फायर करने लग जाती है, एक के बाद एक सौ को खत्म करती है। और इतनी आवाज सुनकर वो सोचते कि तुम पागल हो चुके हो, फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस में तुम बंदूक चला रहे हो, यहाँ पर हम सब मारे जाएंगे। इससे पहले कि वहां पर कोई और आता और उन्हें कुछ करता, वो बुढ़िया ही उन सबको खत्म कर देती है। और वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां पर हो और ये फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस क्या है, मुझे बस कुछ देर यहाँ पर सोने दो। और वो जैसे ही आंखें बंद करता है, न जानो उसके बाद कितना टाइम बीतता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे क्रो फेस दोबारा से आ जाते हैं और उसे सराउंड कर लेते हैं। और वो उसे कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, तुम लॉर्ड फीनिक्स की टेरिटरी में, सीक्रेट डोमेन में तुम इतना शोर मचा रहे हो। तुम जैसे सिनर्स जो यहाँ पर आते हैं और बिना शोर मचाए कहीं छुप कर बैठ जाते हैं, उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारी वजह से अब हम सबको ढूंढ पाएंगे और तुम्हें ढूंढना तो बहुत ही आसान हो गया था। और इस टाइम पर वो लॉयर बस बहुत ही स्मग एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि यहाँ के डॉक्टर्स इतने इग्नोरेंट है कि उन्होंने शायद कभी भी हिपोक्रेटिक ऑथ के बारे में सुना भी नहीं होगा कि एक डॉक्टर का फर्ज होता है हर एक मरीज को ट्रीट करना। और उन सबसे लड़ने की तैयारी में वो सोच रहा था कि यार इन सबको मैंने अभी अभी हराया था, ये दोबारा यहाँ कैसे आ गए? वेल आई गेस इसी का मतलब होता है डीमन होना। और वो सोच रहा था कि यार मेरे दिमाग में एक भी आइडिया नहीं है जिससे मैं इस सिचुएशन से बचकर निकल सकूं। लेकिन तभी वहां पर एक अजीब से मॉन्स्टर आते हैं जो कि उन केजेस में बंद थे और वो कहते हैं कि तुम घटिया प्लेग डॉक्टर्स, आज तुम मरोगे। वो वहां पर आते और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर जो क्रो फेस्ड डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि तू घटिया
भैया कीड़े तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहां पर तबाही मच जाती है, एक दूसरे को मार रहे होते हैं और एक लिटरल सीन होता है नर्क से, जहां पर जिनको सजा मिलनी है और जिन्हें सजा देनी है वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। और प्रोसिक्यूटर इस टाइम पर सोचता है कि इसी वजह से मिलेनियम फेस्टिवल हमेशा होना चाहिए ताकि इन डीमंस को भी पता चले कि आखिरकार दर्द क्या होता है। और तभी वहां पर एक अजीब सा व्हाइट क्रीचर आता है जो कि सारे लोगों को ऑब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, क्रॉफेस, मॉन्स्टर, डीमंस, वो सिनर्स जो यहाँ पर आए थे, सबको ऑब्जॉर्ब करने लग जाता है। वो क्रॉफेस डॉक्टर्स वहां से भागने लगते हैं कि भागो, अगर इसमें ऑब्जॉर्ब हुए तो तुम्हें भी जिंदगी भर के लिए सजा मिलेगी। अब एडवोकेट बहुत ही स्विफ्टली अपने आप को दूर कर लेता और उससे बचने लग जाता है। वहां पर एक जो सिनर होता है, जो पापी वहां पर आया होता है, उसका पैर पकड़ता और कहता है कि मुझे भी बचा लो, लेकिन वो अपनी तलवार से उसे दूर करता है और कहता है कि दूर हो जा, मैं तुझे क्यों बचाऊं। और उसके बाद उसे लात मारता है और उसी मॉन्स्टर के पास भेज देते जो सबको ऑब्जॉर्ब कर रहा था। और वो एक बहुत ही अजीब सा कुछ व्हाइट क्रीचर बन जाता है जिसमें बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत सारे चेहरे होते हैं और वो शीप जैसा दिख रहा था, न जाने क्यों। और उसके अंदर सारे इंसान क्ले की तरह जुड़े हुए थे और वो सब के सब सफर कर रहे थे। और एडवोकेट इसाकू होन्जो, जो कि यहाँ पर अभी खड़ा था, मेन कैरेक्टर है, उसने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, बहुत ही खतरनाक, दर्दनाक और डिस्गस्टिंग देखा है, लेकिन इस चीज को देखकर उसे भी उल्टी आ रही थी। लेकिन तभी वहां पर एक इंसान आता है जिसके हाथ में चेस पीसीज थे और वो उसी मॉन्स्टर को मारने लग जाता और उसके पीछे इस पूरे जंगल का लॉर्ड यानी कि डीमन फीनिक्स खड़ा था। और ये था उसका एडवोकेट जो कि इमेंसली स्ट्रांग था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हाइप और कमेंट जरूर करना अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना है।